क्या बोलो? कुछ भी बोल रहे। क्या है? स्टार्ट करें? तो सभी ना म्यूट कर लीजिए जिसे। यस मैम। गौरव कर लो। देखिए नॉर्मली बात कर लेते हैं जो साइंस का टॉपिक है, आपका शायद 6th यूनिट है ना, और वो है जीवन की प्रक्रियाएं। तो इस पर ही बात कर लेते हैं। बोर्ड दिख रहा है आपको? यस मैम। तो सबसे पहले तो जानना यही है कि जीवन की प्रक्रियाएं आखिर होती क्या है ना। तो सबसे पहले नॉर्मली ये जान लीजिए कि जीवन क्या है। तो सीधा सा तात्पर्य है कि एक ऊर्जा है जो कि इनविजिबल है, मतलब एक अदृश्य ऊर्जा जिसको ना तो देखा जा सकता है, सिर्फ फील होता है कि हाँ ऐसा कुछ है, और वही क्या है, जीवन है ना। तो आपको ये पढ़ना है कि इसके अंतर्गत आपके लिए क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ऐसे सुना होगा कि लाइफ प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक ठाक काम करता रहे। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय, है ना, आपकी क्रियाएं। और उसमें भी दो क्रियाएं होती है, कौन कौन सी है? दूसरी है आप लोग बंद कीजिए प्लीज। तो सबसे पहले ये जानना है कि है ना। तो दो प्रोसेस आती है इसमें, एक होता है अपचय, दूसरी होती है उपचय, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में तो सीधा सा ये होता है कि कुछ नया बने। ऐसे सुना होगा कि जो प्रोटीन होता है वो मोस्टली है, क्यों है, शरीर के लिए, क्योंकि जो शरीर में जितनी सारी कोशिकाएं हैं उनकी टूट फूट होती है, नया कुछ बनता है, तो वो उसके लिए बनता है प्रोटीन के कारण। तो प्रोटीन सबसे मस्त होता है क्योंकि जो टूट फूट हो रही है उसका जो रिजर्वेशन होगा या जो मरम्मत की जाएगी वो प्रोटीन के माध्यम से की जाएगी, है ना। और इसके बाद नॉर्मली ये जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस में आता क्या क्या है। तो लाइफ प्रोसेस में जीवन के लिए जितनी सारी जो क्रियाएं जरूरी है वो सभी आती हैं लाइफ प्रोसेस में। अब इसमें आएगा क्या क्या, तो सीधा सा है, जैसे फर्स्ट आपने पढ़ा होगा पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन, संवेदनशीलता। तो आपके सिलेबस में यही टॉपिक दिए हुए हैं जिनको आपको देखना है एक बार, है ना। वैसे तो नॉर्मली इजी है, शायद इन टॉपिक पे कक्षाओं में भी थोड़ी बात हो चुकी है, फिर भी दोबारा से करते हैं कि सबसे पहले तो पोषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन, संवेदनशीलता, है ना। बाकी का जब सब कुछ एंड होता है तो वो मृत्यु है। और नोट कर रहे हैं क्या आप लोग? प्लीज कोई बताओ। हो गया मैम, हो गया। यस मैम। ओके। अब बच्चे बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसको? हिंदी तो लिख लो। अपच्य उपच्य आपने पहले लिखा था ना। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म।
ठीक है, क्या कैटाबॉलिज्म लिख देते हैं। मैम रिपीट कीजिए। एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। दिख रहा है? यस मैम, थैंक यू। तो ये तो रहा, ये थोड़ा बात का टॉपिक है। उसके पहले भी आपको नॉर्मली 2-3 चीजें भी जाननी है। एक तो यही कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, उसके बाद प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है ना, और उसके बाद ये जानना है कि प्लांट और एनिमल को क्लासिफाइड किया गया है, उनका कई सारा बेस दिया हुआ है। मतलब आप ये समझिए 2-3 टाइप है जिनके आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से आधार है जिनके आधार पर प्लांट और एनिमल को अलग अलग किया गया है। दूसरा, मान लो प्लांट भी है तो उनमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर सेब की बात की जाए या साइज की बात की जाए, साइज की बात करते हैं तो नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, हर्ब, सर्व और ट्री, शाख, झाड़ी और वृक्ष, है ना। अगर कोशिका के आधार पर बात की जाए तो नॉर्मली 2 टाइप के हैं, एक होता है एक कोशिकीय, दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय। और अगर आवास की बात की जाए, आवास के आधार पर तो जैसे कि मान लो स्थलीय है, जलीय है, एरियल है, पैरासाइटिक है, किसी के ऊपर है, या मान लो होलोफाइटिक है, ऐसा कुछ है। तो ये कुछ आधार है जिनको एक बार बस देखना है। तो रफ करें। मैम मैम कर दीजिए। तो नॉर्मली सबसे आसान तरीका ये है प्लांट और एनिमल का डिफरेंस जानने के लिए, कि प्लांट और एनिमल को आप किस बेस पर ये बता सकते हैं कौन प्लांट है और कौन एनिमल है ना। तो इसको जानने के लिए देखो, सबसे इजी सा फॉर्मूला है सीबीसी। ए का मतलब हो गया सेल वॉल, है ना। बी का मतलब हो गया, आप ऐसे लिख लीजिए, वैक्यूल। और एक सी का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका, और क्लोरोप्लास्ट वही। हरित लवक। इन तीनों के आधार पर नॉर्मली ये देखा गया है कि ये जो तीन अगर किसी में पाए जाते हैं तो वो मोस्टली प्लांट होते हैं। और हालांकि आप ये कहो अपवाद, अपवाद भी है। जैसे मान लो अगर अपवाद की बात की जाए तो जीवाणु है ना। दूसरा वायरस है, ये तो हालांकि किसी कैटेगरी में नहीं आता है, ना तो वो प्लांट है ना ही एनिमल है। तो साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि ये जो है वो एक केमिकल, लिविंग केमिकल है, जो कि नॉर्मली अगर वो डेड में जाएगा, मान लो अगर सिचुएशन अगर डेड कंडीशन बनती है तो ये डेड होगा, और अगर मान लो इसको किसी के अंदर एंटर करवाया जाए तो ये दोबारा से कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, है ना। दूसरा ये भी है कि आपने ऐसे भी पढ़ा होगा कि नॉर्मली जो वायरस होता है उसको करोड़ों सालों तक जैसे आप स्टोरेज करके रखते हैं सामान को, ऐसे इसको स्टोरेज करके रखा जा सकता है क्रिस्टल के माध्यम से। जैसे मान लो हम लोग चीनी इकट्ठा करके रखते हैं, दाल है या ऐसा कुछ है तो स्टोरेज करके रखते हैं ना डिब्बा में, तो आप इसको रख सकते हैं करोड़ों सालों तक। और बाद में अगर आप इसको किसी को भी बाई इंजेक्शन या ऐसे किसी में भी आप अगर इसको एंटर करवाएंगे तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। मैम लिविंग होने के मरता बाद नहीं है जैसे कि हम कोरोना वायरस। हाँ बिल्कुल। एक और कंडीशन है कि नॉर्मली इसमें 2 ही चीजें पाई जाती हैं, एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। ये अपना काम खुद नहीं करता है, ये जो अपना काम करेगा जिसके अंदर एंटर हुआ है ये अपना काम उस बॉडी से करवाता है ना। जैसे मान लो प्रोटीन सिंथेसिस है तो सीधा सा जैसे ही एंटर हो जाता है, बॉडी में एंटर होने के लिए प्रोटीन एंटर नहीं होता है, प्रोटीन का जो कवर होता है वो बाहर ही रहता है। केवल क्या एंटर होता है, डीएनए या आरएनए, है ना। सीधा सा है कि या तो आरएनए जाएगा अंदर या डीएनए जाएगा,
खास बात ये है कि किसी भी वायरस में ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर मान लो कोई वायरस है, या तो उसमें आरएनए ही होगा या केवल डीएनए ही होगा, जैसे हम है, या मान लो हायर प्लांट है, हायर एनिमल है, उच्च प्राणी या उच्च पौधे जो होते हैं, उनमें ये होता है कि डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। बट वायरस है, उसमें केवल या तो आरएनए होगा या केवल डीएनए होगा, दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते। और एक और है कि इन दोनों में से या तो एक ही होगा, दूसरा प्रोटीन हो सकती है, बस। मैम साथ क्यों नहीं हो सकते मैम? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। मैम आवाज जब मैम बोलेंगी तभी तो आवाज आएगी। तो सीधा सा आप ऐसे एक टेबल बना लीजिए, एक वो प्लांट हो गया, दूसरी ओर एनिमल, है ना। अब देखो कुछ ये कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम नॉर्मली पता लगाते हैं कि क्या है। एक तो हो गया आकार, है ना। आकार में आपने ऐसे देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो आकार में क्या लिखना है यहाँ, आकार निश्चित नहीं होता। और जो एनिमल होते हैं उनका आकार कैसा होता है, निश्चित। ठीक है। दूसरा सबसे मेन पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट। बड़ा हो गया थोड़ा। तो हरितलवक में क्या होता है, जो प्लांट है उनमें पाया जाता है, जो एनिमल होते हैं उनमें नहीं पाया जाता। साउंड आ रहा है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. थर्ड, देखो नॉर्मली आकार साइज हो गया। हरितलवक का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट। कोशाभित्ति का मतलब होता है सेल वॉल। ठीक है। तो सेल वॉल में नॉर्मली ये देखा गया है कि जो सेल वॉल होती है, वो जो सेल होती है उसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, नॉर्मली प्लांट में पाई जाती है और एनिमल में नहीं होती। एनिमल में क्या होता है, उसकी जगह प्लाज्मा कला जो सेल वॉल होती है यहाँ पाई जाती है और एनिमल में नहीं पाई जाती। एनिमल में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा कला, है ना। और ये हिंदी का नाम भी है और इंग्लिश का भी है। ठीक है। और इसको कहते हैं कोशिका कला। आप इसको ऐसे बोल लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। कोशिकाभित्ति यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ एब्सेंट होती है। यहाँ क्या पाया जाता है, कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती, तो यहाँ पाया जाता है प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि फ्लेक्सिबल होती है ना। इसीलिए देखा गया है कि जो नॉर्मली एनिमल होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जबकि जो प्लांट होते हैं आपने देखा होगा काफी टाइट है। नेक्स्ट, वृद्धि। ग्रोथ की अगर बात की जाए तो प्लांट की जो वृद्धि होती है वो जीवन भर होती है। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनमें ग्रोथ होती रहेगी। तो क्या है, इनमें जीवन पर्यंत तक ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल में ये होता है एक उम्र के बाद उनकी ग्रोथ होना रुक जाता है। क्लियर है? प्लांट में जीवन भर वृद्धि होती है, आपने ऐसे देखा होगा। प्लांट को अगर आप कट करते हैं, बार बार उसकी डालियां काटी जाती हैं, या मान लो पतझड़ का जब मौसम आता है तो देखा होगा कि डालियों को काट के अलग कर देते हैं या पत्तों को हटा देते हैं, छोटा कर दिया जाता है, कटिंग की जाती है। ऐसा कुछ होता है तो वो दोबारा से आ रहे हैं, दोबारा से बड़े हो रहे हैं,
तो जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनमें वृद्धि होगी, बट जो एनिमल होते हैं एक उम्र के बाद उनमें वृद्धि होना रुक जाता है। नेक्स्ट है चलन। तो चलन का मतलब होता है लोकोमोशन, है ना। आप इसको एक बार थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। जो लोकोमोशन है, एक होता है लोकोमोशन, दूसरा होता है मूवमेंट। ऊपर से रफ कर दें थोड़ा। यस मैम। एक है लोकोमोशन, दूसरा है मूवमेंट। अब लोकोमोशन का तो सीधा सा मतलब होता है कि होल बॉडी के साथ कहीं जाया जाए, पूरे शरीर के साथ कहीं जाते हैं तो वो लोकोमोशन है। और जो मूवमेंट होता है ये देखा गया है नॉर्मली एनिमल में, है ना, और जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें। लोअर प्लांट का मतलब समझ रहे हैं? अमीबा है, पैरामीशियम है, शैवाल हो गए, है ना, और आर्की बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, और लाइक दैट ऐसे कुछ। मूवमेंट में अगर देखा जाए तो जो हायर प्लांट होते हैं, मतलब उच्च पौधे, उनमें मूवमेंट होता है। क्यों? जड़ स्थिर है ना। बाकी का जो डालियां वगैरह ऐसा कुछ होता है तो उनमें मूवमेंट पाया जाता है। और जैसे अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई लोकोमोशन है, अगर लोकोमोशन के आधार पर प्लांट और एनिमल का डिवीजन यही होता है कि जो लोअर प्लांट होते हैं वो लोकोमोशन दर्शाते हैं एनिमल की तरह, बट जो हायर प्लांट होते हैं वो मूवमेंट दर्शाते हैं, ना कि लोकोमोशन, क्योंकि उनका जड़ स्थिर रहता है, इसलिए वो मूवमेंट करते हैं लोकोमोशन में। नेक्स्ट है जो संचित भोज्य पदार्थ, है ना। संचित भोज्य पदार्थ में ये है, जो प्लांट है उसमें तो क्या पाया जाता है? स्टार्च। और जो एनिमल है उसमें पाया जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है। तो ग्लाइकोजन होता है वो, उसको ही एनिमल स्टार्च बोला गया है। जो ग्लाइकोजन है ये क्या है? एनिमल स्टार्च ही है ना। दूसरा ये है जो ग्लाइकोजन है उसको बॉडी स्टोरेज भी रखता है। जो शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं वो यूज करती हैं ग्लूकोज, लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में। खास बात ये है कि जो ग्लाइकोजन होता है ना वो बॉडी में दो जगह स्टोरेज होता है, एक होती है मांसपेशियां, दूसरा होता है लिवर। जो मांसपेशियां होती है अगर स्टोरेज करती हैं तो वो केवल अपने लिए करेंगे, जब उनको जरूरत पड़ेगा तो वो केवल अपने लिए करेंगे। जबकि जो लिवर होता है वो होल बॉडी के लिए करता है। बॉडी में अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो लिवर जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोरेज किया हुआ है उसका ऑक्सीकरण करेगा, कन्वर्ट करेगा और उसको वहां भेज देगा, है ना। बट जो मांसपेशियां होती हैं वो केवल अपने काम में ही उसको लेके आएंगी, वो अदर के लिए उसको यूज नहीं होने देंगे। तो ये तो कुछ आधार थे जिनके बेस पर आप प्लांट और एनिमल को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके टॉपिक में कुछ और भी है, जैसे जीवों का वर्गीकरण। आधार क्या है? आवास, ठीक है। दूसरा है भोजन,
तो आवास के आधार पर तो नॉर्मली ये देखते हैं कि वो रहते कहाँ। तो आप इसमें ऐसे देख सकते हैं, एक तो हो गए जलीय, दूसरे हो गए स्थलीय, है ना। अब उसमें अगर आप इसको और ज्यादा डिफाइन करना चाहो तो उसमें तो ये भी होता है कि जो उभयचर वगैरह आते हैं वो दोनों फॉर्म में आते हैं, है ना। एरियल है, वायवीय, चलो अलग से डिफाइन कर लेते हैं। एक हो गया वायवीय और नेक्स्ट हो गया उभयचर। तो जलीय का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे या जीव जंतु जो कि जल में रहते हैं वो जलीय हैं, जो स्थल पर रहते हैं वो स्थलीय हैं, है ना। जो हवा में रहते हैं, है ना, जैसे मान लो पक्षी हैं वो। और प्लांट में आपने कभी सुना होगा गेंडा, है ना, ऑर्किड। तो ये हालांकि ऐसे तो नहीं कि भाई उड़ने वाले हों, उड़ने वाले तो नहीं है, बट क्या होता है ये दोनों किसी दूसरे प्लांट के ऊपर निकल के आते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इपिफाइट। और हिंदी में अधिपादक। खास बात ये है, इनको एरियल इसलिए माना गया है क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है वो हवा में लटकती हुई होती हैं, और इन जड़ों के माध्यम से जो हवा में जल वाष्प पाया जा रहा है उसको ये ग्रहण करते हैं, तो इसलिए ये क्या है, वायवीय है। उभयचर में नॉर्मली वही है कि जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। तो सुना होगा नॉर्मली जो मेढक है वो उभयचर है। उसके बाद जलीय में दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, दूसरा होता है मैराइन, है ना। फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में रहने वाले, मैराइन का मतलब होता है समुद्र में रहने वाले या समुद्री जल में रहने वाले। फ्रेश वाटर में भी दो टाइप और है, एक होता है लैंटिक, दूसरा होता है लोटिक। फ्रेश वाटर में दो टाइप, एक लैंटिक दूसरा है लोटिक। लैंटिक का मतलब होता है ऐसा जल जो कि ठहरा हुआ, जैसे देखा होगा तालाब है, झील है ना, पोखर है, ये सब जो होते हैं ये ठहरे हुए जल होते हैं। जबकि लोटिक का मतलब होता है बहता हुआ जल, है ना। तो जो लोटिक होता है ना ये वाला, नॉर्मली इसी को फ्रेश वाटर माना जाता है, जैसे नदियां, इसीलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो फ्रेश है, क्योंकि वो बहती हुई है। क्लियर हुआ? लोटिक, लोटिक मैम बता दीजिए, लोटिक। लोटिक का मतलब होता है बहता हुआ जल, ठीक है। जैसे नदियां हैं तो ये क्या है, बहती हुई है, इसलिए इनको हमेशा ही फ्रेश माना जाता है। लैंटिक का मतलब होता है स्थिर जल, लोटिक का मतलब होता है बहता हुआ जल। आप हिंदी में पीछे लिख लीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू। ठीक है ना, यस मैम, रफ करें। कर दीजिए। ये तो था नॉर्मली आवास के आधार पर वर्गीकरण, है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं भोजन के आधार पर। तो भोजन के आधार पर दो टाइप है, एक होते हैं स्वपोषी, दूसरे होते हैं विषमपोषी। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। स्वपोषी में तो नॉर्मली प्लांट ही आते हैं, है ना। प्लांट आते हैं
चाहे वो सूक्ष्म हो या बड़े हो। दूसरा, जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में सभी नहीं आते, बैक्टीरिया में कुछ अपवाद भी होता है, हालांकि उसमें जैसे अगर मान लो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है या ऐसे कुछ है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसको कहा जाता है कीमोसिंथेसिस। एक तो होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है कीमोसिंथेसिस। तो जो बड़े प्लांट होते हैं या हायर प्लांट हैं, उनमें नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से वो अपना खाना बना लेते हैं, है ना। और जो रसायन संश्लेषी होता है, उसके लिए जैसे हम आप ये मानिए जैसे प्लांट होता है तो वो वाटर यूज करता है ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, जबकि कीमोसिंथेसिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वाटर यूज नहीं करता, तो जो निकलने वाली जो गैस होती है वो ऑक्सीजन नहीं होती। उसने क्या यूज किया है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो उसने यूज किया होगा वही गैस बाद में रिलीज भी होगी, तो इसलिए उसको प्रकाश संश्लेषण नहीं माना जाता है। हालांकि ये है कि वो बनाते कार्बोहाइड्रेट ही है खाने के लिए, जो उनका प्रोडक्ट जो बनता है बाद में उत्पाद, वो कार्बोहाइड्रेट ही बनता है, बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, तो इसलिए उसको प्रकाश संश्लेषण नहीं माना जाता है। तो सीधा सा समझना ये है कि स्वपोषी पौधे या स्वपोषी जीव, जीवों की बात होती है तो उनमें प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं, जैसे यूग्लिना है, तो यूग्लिना को नॉर्मली प्लांट भी माना गया है और एनिमल भी माना गया है। जब वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, लेकिन जब अंधकार होता है तो वो ऐसे सो होता है जैसे वो एनिमल है, मतलब अपना खाना वो दूसरों से लेता है, तो ये एक अपवाद है। और दूसरा ये भी है कि जो यूग्लिना होता है ना, उसको कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं, कड़ी। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, कि जो यूग्लिना है वो किसके मध्य की संयोजक कड़ी है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है संयोजक कड़ी, है ना। तो नॉर्मली ये संयोजी कड़ी है प्लांट और एनिमल के बीच की, क्योंकि इसमें प्लांट का भी काम करता है ये, और जब अंधकार होता है तो ये एनिमल का भी काम करता है। तो सीधा सा स्वपोषी का मतलब ये है कि ऐसे पौधे या ऐसे जंतु, सॉरी ऐसे जीव जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो तो होते हैं स्वपोषी। दूसरा है विषमपोषी, तो नॉर्मली इसमें जंतु ही आते हैं, क्योंकि वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो टाइप को बस एक बार देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे परपोषी, परजीवी, सॉरी, व्रतोपजीवी, सहजीवी, नेक्स्ट होता है प्राणी संभोजी। एक्सप्लेन करें क्या इनको? यस मैम, हाँ, कर दीजिए, कर दीजिए। चलिए, तो सीधा सा है परजीवी, आप ऐसे समझ लीजिए। सबसे पहले तो यही है कि विषमपोषी है, उनको ऐसे देखना है कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो हमेशा ही खाना दूसरों से लेते हैं, है ना। तो अब जैसे फर्स्ट है, तो परजीवी का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे या जीव जंतु जो कि अपना भोजन हमेशा ही दूसरे लिविंग जीवों से लेते। कैसे से लेते हैं? हमेशा ही दूसरे सजीव जीवों से ही अपना भोजन अगर ग्रहण करते हैं तो वो परजीवी होते हैं, है ना। परजीवियों के उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप ऐसे समझो, जू है, किलनी हो गया, जोंक हो गई, है ना। पैरासाइटिक में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे मान लो वायरस वगैरह है, ये सभी भी उसी में आएंगे, बैक्टीरिया है उसी में आ रहे हैं। दूसरा है मृतोपजीवी, है ना। मृतोपजीवी में ये होता है कि ये हमेशा अपना भोजन सड़े गले एवं मृत पदार्थों से लेते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फफूंदी, फंजाई, है ना। ईस्ट है, ईस्ट जो होता है वो फंजाई ही है। सहजीवी का मतलब होता है कि नॉर्मली शैवाल और फंजाई आपस में संयोजन करके एक संरचना बनाते हैं, जिसको कहते हैं लाइकेन, है ना। लाइकेन को आपने देखा होगा मोस्टली, जैसे
बरसात के समय में कहीं आपने देखा होगा पुराना लकड़ी पड़ा हुआ है, तो उस पर ना पॉपकॉर्न की जैसी कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, वही कहलाती हैं लाइकेन। खास बात ये है कि लाइकेन हमेशा जो एयर पॉल्यूशन होता है ना उसके सूचक होते हैं। तो कंपटीशन में कभी कभी पूछा जाता है कि जो लाइकेन होता है वो किसके सूचक है, तो सीधा सा है कि वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहां पर प्रदूषण होगा वहां लाइकेन नहीं आएंगे। और नॉर्मली ये देखा गया है कि इनकी जो मात्रा होती है या इनकी जो संख्या होती है वो गांव के आसपास या ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ औद्योगिक चीजें नहीं होती, वहां ज्यादा पाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट ये है कि जो लाइकेन जो होता है वो एक और के प्रति संवेदनशील होता है और वो होता है एसिड। ठीक है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि एक तो हो गया वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, दूसरा एक और होता है कि इसके प्रति ये संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट होता है प्राणी संभोजी। तो प्राणी संभोजी का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो अपना भोजन ठोस आहार के रूप में लेते हैं वो सभी होते हैं प्राणी संभोजी। तो नॉर्मली इसमें मनुष्य सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है। दूसरा इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में ये होता है कि जैसे आप तो देखोगे मक्खी है या मच्छर है, तो ये अपना खाना कभी भी ठोस रूप में नहीं लेते। ये करते ये हैं कि जैसे मान लो आप मक्खी को अगर आप देखोगे तो चीनी का कोई टुकड़ा है, और अगर आपने देखा होगा आगे की ओर प्रोबोसिस जैसी कुछ संरचना पाई जाती है ना, हिंदी में उसको सुंड बोलते हैं। तो करते ये हैं कि सबसे पहले जैसे एक चीनी का कण है उसके ऊपर उसको रखेंगे और अपने अंदर से लार लेके आते हैं, उस चीनी के पार्टिकल पर लार को गिराएंगे। जब तक वो सॉल्युबल ना हो जाए, मतलब उसका जो लिक्विड फॉर्म ना बन जाए, तब तक उसको वो शिफ्ट नहीं करेंगे। तो सीधा सा है वो अपना खाना कभी भी ठोस रूप में ना लेकर हमेशा ही लिक्विड में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद वो उसको लेते हैं। तो वो भी कैसे होते हैं, प्राणी संभोजी। एक और है, एक टॉपिक कभी कभी पूछ लिया जाता है, समरगामी, है ना, कॉर्कोफ्रेगस। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल खरगोश होता है। समरगामी का मतलब होता है कि नॉर्मली ये अपनी विष्ठा को दोबारा से यूज कर लेते हैं, है ना। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक बार बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद भी ये इसको दोबारा से अंतर ग्रहण करके दोबारा से यूज कर लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, खरगोश। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए इसे लास्ट वाले को। समररागी वाला, चलिए। देखिए समररागी का मतलब होता है बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब खाना बच गया उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है, खरगोश की नॉर्मली आप लोग समझिए हर्बीवोरस है ना, शाकाहारी है मोस्टली। तो वो क्या है कि जो बॉडी से बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट आया है उसमें बहुत सारी मात्रा ऐसी भी होती है जो सेलुलोज है वो अभी तक पचा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब उसमें ये भी है कि उसमें बहुत सारा सेलुलोज अभी बाकी है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो उसको वो दोबारा से भी खा लेते हैं। अब दोबारा से खाने के बाद क्या होगा कि जो उसमें सेलुलोज बचा हुआ रह गया था वो दोबारा से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसको कहा जाता है समररागी। क्लियर हुआ? अभी नहीं हुआ क्या? हो गया ना। हो गया मैम। हाँ, तो नॉर्मली ये थी एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन कि इसको जानना जरूरी है ना। अब उसके बाद मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो आपका मेन टॉपिक है क्वेश्चन। ठीक है,
और आपने इसमें एक और पढ़ा होगा पाचन, है ना? उससे पहले भी एक और है संतुलित आहार। तो शरीर की जितनी सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनको चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की आवश्यकता किसके माध्यम से पूरी हो सकती है? भोजन के माध्यम से, है ना? तो सीधा सा है कि पोषण और एवं पाचन आखिर है क्या? तो सबसे पहले तो यही जानना है कि पोषण क्या है। न्यूट्रिशन, शरीर के लिए आवश्यक ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना, उनको नॉर्मली न्यूट्रिशन के माध्यम से स्टोर किया जाता है। और उसमें भी ये होता है कि सबसे बेस्ट ये है कि जो भी आप खा रहे हैं या आप जो ले रहे हैं वो कैसा डाइट हो, संतुलित आहार हो। सीधा सा है, आप जितना वर्क करते हैं उसके अनुसार उस भोजन में वो सारी चीजें सम्मिलित की जाए जो कि शरीर के लिए आवश्यक है, वही क्या है? संतुलित आहार, है ना? नेक्स्ट आता है पाचन। तो पाचन का सीधा सा ये होता है कि शरीर जो भी जटिल कार्बोहाइड्रेट या जटिल भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है उनको एंजाइम के माध्यम से सरल फॉर्म में परिवर्तित किया जाए, वही कहलाता है पाचन। क्लियर हुआ? जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? पाचन। ठीक है ना? यस मैम। क्लियर हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। तो अभी थोड़ा सा बात हो गया था कि नॉर्मली पोषण में यही है कि एक समपोषी होते हैं, दूसरे विषमपोषी होते हैं, है ना? अब वो तो होती है पौधों की बात। नॉर्मली बात कर लेते हैं एनिमल की। तो एनिमल में क्या प्रोसेस है पोषण की? तो सबसे पहले तो वही है कि देखिए, खाने को लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना है? आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल ऐसा माना गया है कि इसकी लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर होती है। हालांकि ये है कि सभी बुक्स का अपना अलग अलग है, तो आप इसको एक लगभग मान के चलिए कि ऐसा मानते हैं कि चलिए 8 से 10 मीटर के आसपास की क्या होती है? आहार नाल, जो शुरू होती है मुख से गुदा तक। ठीक है? मैडम कुछ देख नहीं रहा सर। आहार नाल दिख रहा है। ठीक है, दिख नहीं रहा? मैम वीडियो नहीं पॉज दिख रहा हो है गया। मैम, पोज हो गया। अच्छा, ये वाला इंक नहीं दिख रहा है मतलब? नहीं कुछ नहीं दिख रहा। नहीं मैडम वीडियो पॉज हो गई नहीं आपकी। मैम, वीडियो पॉज हो गई आपकी साइड से। अच्छा, चलिए दोबारा से नेटवर्क करते हैं। भी है, अगर ये बात की जाए तो लगभग 8 से 10 मीटर लंबाई होती है इसकी, और इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कहाँ से शुरू होती है? मुख से और गुदा तक। ये क्लियर हो गया था शायद कि ये मुख से गुदा तक जाती है ना? माउथ टू एनस। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं, एक बार वो भी देख लीजिए। मुख एवं मुख गुहा, उसके बाद आता है ग्रसनी, नेक्स्ट आता है ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत,
बढ़िया, ये इसके पार्ट्स हैं। और जो खाना आता है उनमें सीक्वेंस भी यही है, 1 बाय 1 ऐसे ही सीक्वेंस में खाना भी आता है। जैसे अगर माउथ की बात की जाए तो सबसे पहले बोलस आप बाइट लेते हो, बाइट को आप अच्छे से चबाओगे, निगल लेते हैं तो उसके बाद ग्रसनी में आती है। ग्रसनी वाला जो भाग होता है वो सीधा सा है कि जहाँ से निगलते हैं, जो पीछे वाला तालू का जो भाग होता है ना वो नॉर्मली ग्रसनी है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि नॉर्मली आंखों का, कान का, मुंह का पूरा जो पूरी साइड होती है वो यहीं आके ओपन होती है। और ऐसे भी देखा होगा कि कान में दवा डालोगे तो वो भी कड़वी लगती है गले में आके, है ना, खाओगे तो वो भी कड़वी लगती है गले में आके। तो क्योंकि ये सभी एक जगह मिले हुए हैं। उसके बाद आता है ग्रास नली। तो ग्रास नली का ये होता है कि ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना है ना। और खास बात ये है कि इसमें जो भोजन का पाचन नहीं होता है। दूसरा एक संरचना और पाई जाती है जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मांकुर, है ना। काम क्या करते हैं? काम ये करते हैं, ब्रश के जैसे छोटी छोटी संरचना है, आप ये समझिए हेयर लाइक कोई छोटी छोटी स्ट्रक्चर है। काम ये करती है जैसे जैसे खाना एंटर आएगा ना, अंदर आता है तो वो थोड़ा ऐसे हिल के उसको नीचे की ओर लेके जाती है। दूसरा इनका जो मूवमेंट होता है, गति जो होती है उसको कहा जाता है पेरिस्टालिस। हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन। कंपन का है क्रमाकुंचन। ये नॉर्मली दो जगह पाई जाती है, एक तो होती है ग्रास नली में, दूसरी होती है छोटी आंख में। तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि जो सूक्ष्मांकुरों की जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्रमाकुंचन। हाँ, तो यही है कि खाना यहाँ आने के बाद आता है आमाशय में। आमाशय में होता ये है कि जब तक उसमें खाना नहीं आएगा वो एकदम से स्टेबल सा रहता है। जैसे उसमें खाना एंटर होगा उसमें HCl का स्रावण होना शुरू हो जाता है। और ये मेन है HCl, है ना। जैसे ही खाना आएगा तो सबसे पहले तो यही होता है कि आमाशय में खाना आने के बाद सबसे पहले एक हार्मोन होता है गैस्ट्रॉन, है ना, वो सीक्रेट होगा। और उसके बाद जो गैस्ट्रिन है वो जो आमाशय है उसको संदेश देता है कि उसकी जो परतें होती हैं उनके अंदर से जो रस होता है आमाशय रस का स्रावण किया जाए, है ना। तो ये उनको आदेश देता है कि आमाशय रस का स्रावण हो। एक और बात, जो आमाशय रस होता है उसका जो pH होता है वो 1.5 से लगभग 2.5 के आसपास होता है। और इसको इसीलिए कैसा कहा जाता है? एसिडिक। एसिडिक ये इसलिए है क्योंकि इसमें HCl भी पाया जा रहा है। क्या होता है 1.5 से 2? एसिडिक का मतलब होता आमाशय है आमाशय आमाशय। हाँ, आमाशय के माध्यम से जूस, आप समझ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा पित्त रस, है ना। यस मैम। है ना, जो पित्त रस है वो लिवर में पित्ताशय नामक एक संरचना होती है उसके माध्यम से सीक्रेट किया जाता है। तो ऐसे ही है, आमाशय से आमाशय रस गैस्ट्रिक जूस स्टार्ट किया जाता है। और उसका जो pH होता है वो 1.5 से 2.5 के आसपास होता है। कारण ये है कि वो एसिडिक है। एसिडिक है इसलिए क्या होगा कि जो आमाशय में जो खाना आया है वो मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा, खाने के साथ अगर कोई भी पैथोजन आ गया, पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कच्चा फूड खा रहे हैं, ऐसा कुछ है, बस तो नॉर्मली पका के खा रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो गया तो उसमें पैथोजन तो नहीं बचेगा। बट कच्चा फूड खाने पर क्या होता है, उसमें पैथोजन भी होते हैं। पैथोजन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि ह्यूमन बॉडी में या मान लो जीवों की बॉडी में जाने के बाद रोग उत्पन्न करें तो उनको पैथोजन या रोग कारक कहा जाता है। तो HCl के कारण क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर हुआ? मैम पाचन में लार का भी तो कुछ महत्व है। हाँ, लार का भी है। तो लार का ये होता है
कि लार जो होती है, जैसे मुंह में आपको बाइट लेते हैं खाना आने के बाद, सबसे पहले तो यही होता है कि जो लार ग्रंथियां होती हैं, मनुष्य की अगर बात की जाए तो 3 पेयर होते हैं ना। लार ग्रंथियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। कहाँ कहाँ होती है? एक तो होती है पैरोटिड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, वो पाई जाती है कान के जस्ट यहाँ, है ना। पैरोटिड ग्रंथि आपने देखा होगा, जो मक्स हो जाते हैं ना, कनफेड़े, उनको जो कहा जाता है, तो सीधा सा होता है कि जब उनमें संक्रमण हो जाता है, जब पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण होता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसलिए देखा होगा कि यहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, वो दर्द करता है। तो वही है कि जो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड है। दूसरी होती है, बताएं क्या? टाइलिन। नहीं पता है। अरे एंजाइम होता है भाई। एंजाइम। टाइलिन हाँ पता है तो कुछ बात नहीं है, आप बस टाइलिन इतना होगा। समझ लीजिए कि जो 3 जोड़ी होती है ना, उनके माध्यम से लार सीक्रेट किया जा रहा है। अब उसके बाद भी देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो है टॉयलेट, है ना, दूसरा होता है लाइसोजाइम। तो वही है कि जो टॉयलेट होता है वो क्या करेगा, आपने जो खाना खाया है उसका अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का 95% जो पाचन होता है वो तो छोटी आंत में होता है ना। बाकी का अब मान लो ये 5% जो है ये आपका माउथ में पचना शुरू हो जाता है। तो टॉलिन क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। जबकि लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करेगा, जैसे ही आपने खाना खाया है उसके साथ अगर कुछ है पैथोजन वाला तो उसको मारेगा। लार में भी पाया जा रहा है लाइसोजाइम, और देखो वहां भी होता है कि स्प्लिट है, पसीना है, आंसू है, लार है, तो इन सभी में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। अब मान लो लार ग्रंथियां हैं, सबसे बड़ी पूछी जाती है कभी कभी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड कौन सी है? तो उसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? कान के जस्ट नीचे। कहाँ आके खुलती है? जो आपका कैनाइन टीथ होता है ना, कैनाइन टीथ, कौन से वाले? अपर, अपर कैनाइन टीथ होते हैं ना, उसके जस्ट पीछे, अपर कैनाइन टीथ के जस्ट पीछे, और जो प्री मोलर है आपका उसके जस्ट आगे, ये यहाँ आके ओपन होती है। और एक पाई जाती है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, तो वो नीचे की साइड से निकलती है। और थर्ड वाली होती है, ये फर्स्ट है, दूसरी है सब मैक्सिलरी, तीसरी होती है सबलिंगुअल। क्या हुआ? हंस कौन रहे हैं मैम? चलो एक बार देख लीजिए, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है, जबकि जो सबलिंगुअल होती है ये स्मॉलेस्ट है। सबसे छोटी ये वाली है, सबसे बड़ी ये वाली। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जब आप जीभ को पीछे टर्न करेंगे ना, पीछे की ओर फोल्ड करते हैं, तो आपने देखा होगा जीभ नीचे जॉइंट है, कुछ एक धागे की जैसी कोई संरचना होती है जिससे वो जुड़ी हुई है, तो उसके एक इधर दूसरा इधर, उस धागे के दोनों साइड में एक एक है। पेयर की बात हो रही है, तो ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी। मैम मैम, ये पहला टूल- पैरोटिड ग्रंथि है, दूसरा क्या है? सब सब मैंडिबुलर, एक है पैरोटिड सबसे बड़ी है, दूसरी है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, यस है ना। मैम। है ना, तीसरी है सब लिंगुअल। सबलिंगुअल। ठीक है, Okay. ये स्मॉलेस्ट है। यस। ये तो हो गई लार की बात, है ना। अगर टीथ की बात की जाए तो टीथ में सबको पता है कि नॉर्मली कितने टाइप होते हैं?
चार। चार कौन से होते हैं। ना, वही उनको रदनक, रत्नक, अग्रचवणक, रदनक, अग्रचवण, अग्रचवणक और चवणक। चवण, अब इसमें से भी ये है कि अगर ये सभी में पूर्ण विकसित है, सीधा सा है, 32 है, तो वो परमानेंट बाद की बात होती है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि देखिए दो टाइप के दांत हैं, एक तो होते हैं टेम्पररी, है ना, और एक होते हैं परमानेंट। टेम्पररी का मतलब होता है मिल्क टीथ, और एक होते हैं परमानेंट। तो मिल्क टीथ में ये देखा गया है कि जो मिल्क टीथ होते हैं ना वो 20 है ना, जो परमानेंट होते हैं वो कितने हैं, 12। तो आपको इसको ऐसे समझना है कि जो 12 दांत होते हैं वो जीवन में केवल एक बार आते हैं, है ना, बाकी का सभी आ रहा है। अब कौन कौन से वो 12 दांत हैं, तो जो नाम बच्चे बता हैं, दीजिए। है ना, जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो अग्रचवणक होते हैं ना वो नहीं पाए जाते। फॉर्मूला देखेंगे आप एक बार। यस मैम। फॉर्मूला आप इसको ऐसे लिखें, कृंतक का मतलब होता है इंटीजर, है ना, तो इसको आई से डिनोट कर लेते हैं। इंग्लिश लिखें क्या, रत्नक होते हैं कैनाइन, है ना, तो मैम क्या अरे इंग्लिश लिखें। हिंदी काफी नहीं, नो मैम। देखो आप अरे समझ इंग्लिश लो, क्या समझ, हिंदी आप समझ उसको लो। हिंदी में, आप उसको हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, कृंतक, हिंदी ही में इंटीजर, लिखना है मैम, एग्जाम में भी। रत्नक, हाँ ये भी ठीक है। चलिए उसको ऐसे देखिए, जो अग्रचवणक होते हैं उनको कहते हैं प्रीमोलर, तो इसको पीएम से डिनोट करते हैं। चवणक होते हैं उनको कहते हैं मोलर, तो एम से, इसको सी से और इसको आई से, है ना। अब आपको ऐसे देखना है, ये हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला की। ये जो फॉर्मूला है ये है आपका मिल्क टीथ का। अब आप इसमें ये देखेंगे, आगे वाले जो दांत होते हैं दूध के कृंतक दांत, ना, दूध वाले दांत हैं, ये पूरे आ रहे हैं, कैनाइन 1 आ रहा है, बट जो प्री मोलर होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते। जो मोलर होते हैं होने चाहिए 3, बट कितना है, 2, है ना। ये तो है मिल्क टीथ। और अगर परमानेंट टीथ की अगर बात की जाए तो उसके लिए आपको ये है ना, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि बाद में इसमें 2 का गुणा कर दिया जाता है, क्योंकि पेयर में बात होती है और हम जो बात कर रहे हैं वो 1 साइडेड ही है, तो हमको दोनों साइड लेके जाना है। जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा है तो आप इसको ऐसे मानिए कि जो माउथ का आधा वाला पार्ट है ना, वीडियो ये पोज हो गई केवल मैम। इसको लगाया है, अभी घर का तो बाकी बचा है, तो इसलिए क्या करते हैं, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे। मैम ये समझ में नहीं आया। मैम क्या नाम है, वीडियो रुक गया है, कि वीडियो रुक गया है जो मैम। नहीं आया मैम। क्या नहीं आया इसमें, मैम समझ नहीं आया, वीडियो पोज हो गई थी वीडियो। चलिए अभी आ रहा है प्रॉपर। हाँ अभी तो मैम। दिख रहा है। चलिए तो नॉर्मली हाँ बात करते हैं, ये जो ऊपर वाला है ये मिल्क टीथ का फॉर्मूला है। आपने देखा है कि ये जो बना हुआ है प्रीमोलर, ये नॉर्मली बच्चों में एब्सेंट होता है, तो सीधा सा जो प्रीमोलर के 4 दांत आते हैं वो जीवन में हमेशा एक बार ही आते हैं, ठीक है। आगे दूसरा के जो नहीं, आगे के नहीं, आगे छोड़ के कैनाइन का मतलब होता है जो सबसे नुकीला दांत है, आपने देखा होगा साइड में सबसे नुकीला निकल के आता है, उसके बाद छोटे निकल के आते हैं, और उसके बाद चौड़ी वाली दाढ़ें होती हैं 3 या 2। हाँ कैनाइन के जस्ट पीछे 2 पाए जाते हैं, वही होते हैं प्रीमोलर। यस। जो सबसे नुकीले दांत होते हैं ना उनके पीछे ही पाए जाते हैं प्रीमोलर, और जो मोलर होते हैं वो सबसे लास्ट में होते हैं, सबसे चौड़ी वाली जो दाढ़ें होती हैं जिनको हम चबाने के लिए यूज करते हैं वो वाली, है ना। तो आप इसको ऐसे देखिए, जो ये परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है, इंसिजर बराबर होते हैं सभी में, मिल्क टीथ में भी वही है और परमानेंट में भी वही है, कैनाइन आते हैं प्रॉपर। ये यहाँ आपने ये देखा ये 0 आ रहा है जबकि यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। दूसरा
यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ 2-2 है, जबकि यहाँ पर 3-3 है। एक और बढ़ाना है इसमें। अब जो तीसरा वाला जो दांत होता है ना, जो निकल के आएगा बाद में, उसमें ये देखा गया है कि वो सभी में निकल के नहीं आता, वो केवल उनमें है जिनमें 32 दांत पूरे पाए जाते हैं। और 32 दांत रेयर केस होता है। मोस्टली ये देखा गया है कि 28 और 29 ज्यादातर में पाए जाते हैं। 28 है, 28 ज्यादातर है। हाँ 28 मोस्टली में होते हैं, 30 भी हो जाता है, बट 32 यस है ना। अब उसमें जो तीसरा वाला जो निकल के आता है उसको क्या कहते हैं? अक्लदाड़। ऐसा नहीं है कि ये जब निकल के आएगी तभी अकल आएगी। शिवराज के आ गई है। अब क्लियर हुआ? हाँ आ गई। मैम 3/3 मल्टीप्लाई 2 जो है वो अकलदाड़ में आएगा। 2 जो है 2 सभी में आता है। अक्लदाड़। आप इसको ऐसे माना है कि 2 का सब में मल्टीप्लाई करना है। आप इसको ऐसे देखिए, आप इसको ऊपर से काउंट कीजिए, 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 है ना। 8 ऊपर वाले दांत है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, और 8 नीचे वाले दांत है तो नीचे भी होगा। 16 कितने दांत हो गए? 16। नीचे भी कितने हो गए? 16 32। क्लियर हुआ? यस मैम। 2 का मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, नीचे। इसलिए हम इसको हमेशा ऐसे लगाते हैं बीच में। into 2। हाँ, ऊपर भी और नीचे भी। टॉपिक खत्म। हाँ, टॉपिक को क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन। टाइम हो गया क्या? तो आमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। इस एंजाइम को यूनिवर्सल भी कहा जाता है। कैसा एंजाइम है? यूनिवर्सल भी है। क्यों? क्योंकि ये अमीबा से लेकर सर्वोच्च प्राणी मतलब मनुष्य तक में सभी में पाया जाता है, इसलिए इसको नॉर्मली क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एंजाइम है। अमीबा सबसे छोटा है, उसमें भी पाया जा रहा है। उसके बाद जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ रहा है सब में पाया जा रहा है, और जो सबसे हायर एनिमल है जैसे कि मनुष्य है, चौपाई है या और कुछ है, तो उनमें भी पाया जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन है कंपटीशन का। हाँ, उसके बाद ये आपको ये देखना है कि जो आमाशय है उसमें जो पाचन होता है वहां से प्रोटीन का पाचन होना प्रारंभ हो जाता है। उसके पहले हम ये बता चुके हैं कि जो मुख और मुख गुहा होता है वहां से स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वहां प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता। दूसरा आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो कैप्सूल होता है ना, दवा वाला कैप्सूल, तो उसकी जो बाहर की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? स्टार्च की। आप उसको थोड़ी देर मुंह में रखेंगे तो हाँ, आप उसको मुंह में रखेंगे तो वो थोड़ी देर में क्या होगा? गलना शुरू हो जाएगा। और आपने देखा होगा जब तक आप उसको जब तक आप उसको निगलने वाले होंगे तब तक वो चिपकना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो स्टार्च है। यस मिलता है। हाँ, आमाशय से भोजन आने के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अब भोजन की जितनी सारी क्रियाएं होनी है, पाचन की, अवशोषण की, है ना, एसिमिलेशन की, ऐसा कुछ होना है, वो सभी कहाँ होती है? छोटी आंत। छोटी आंत के 3 छोटी आंत में पाचन होता है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। वहां केवल अवशोषण होता है कि जो भी खाना उसमें गया है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में या जो बचा है उसमें, वो वाला खाना अगर बड़ी आंत में जाएगा तो उसमें पाचन नहीं होता है। बस उसमें से ये होना है कि जो सेमी सॉलिड के रूप में जो आ रहा है ना, उसमें से वो केवल जो जल है उसको अवशोषित कर लेती है, बाकी का उसको सेमी सॉलिड बना देती है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो छोटी आंत में 3 भाग पाए जाते हैं। एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांत, और तीसरा होता है देशांत। भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है? नहीं, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। अवशोषण भी यही होगा, पाचन भी यही होता है,
है ना। खाना पचने के बाद शरीर कहाँ भेजा जाएगा, यहाँ से जो खाना जाएगा वो जाता है यकृत के लिए। किस फॉर्म में जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में, किसके साथ, ब्लड के साथ। ऐसा तो नहीं है कि वो टुकड़ों में या ऐसे कुछ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, वही ग्लूकोज वाला सब्सटेंस, है ना। और वो ब्लड के साथ कहाँ जाएगा, लिवर में। लिवर में जाने के बाद वही होगा कि उसमें से कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो स्टोरेज हो जाएगा, होल बॉडी में पहुंचाया जाएगा। एक प्रोसेस है नॉर्मली। उसके बाद आपको ये देखना है कि नॉर्मली 3 पार्ट पाए जाते हैं छोटी आंत में, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत। आप इसको ऐसे समझिए, ग्रहणी होती है उसको डुडेनम कहते हैं, ये जेजुनम है और ये इलियम है। तो पाचन यहाँ हो रहा है, ठीक है। अवशोषण की जो क्रिया होती है वो इन दोनों में होती है। खाना पचने के बाद शरीर उसको अवशोषित भी तो करेगा, उसके लिए यहाँ पाया जाता है भ्रूण की ग्रंथियां और माइक्रोबिलाई, इसको हम पहले बता चुके हैं। वही छोटी छोटी हेयर लाइक थोड़ी सी स्ट्रक्चर है जिनके माध्यम से क्या होता है, अवशोषण की सतह को कई गुना बढ़ा दिया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण। तो मेन फंक्शन यही है छोटी आंत का कि इसको वो खाना पचाएगा भी और अवशोषित भी करेगा। अब अवशोषित होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा वो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत में आने के बाद जो आया है उसमें से पानी का अवशोषण हो जाता है, बाकी का उसको सेमी सॉलिड बनाया जाता है, अर्ध ठोस, है ना। और उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। इसके बीच में भी कुछ आते हैं, जैसे बात की जाए यकृत की, है ना। तो यकृत का काम ये होता है कि ये एंजाइम किस तरह से काम करेगा, बाइल जूस। खास बात ये है कि बाइल जूस जो आता है ना यकृत के द्वारा, जो बाइल जूस सीक्रेट किया जा रहा है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन है कि इसमें एंजाइम नहीं होता है, पूछ लेते हैं कभी कभी। और इसके बाद इसमें देखो कुछ पिगमेंट सेल भी होती हैं जिनको कहते हैं बिलरुबिन और बिलबर्डिन। बिलरुबिन और बिलबर्डिन ये क्या है, कलर है ना, जो कि लिवर के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और कहाँ आते हैं, ब्लड में। अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपने देखा होगा पीलिया होता है ना, तो पीलिया होने के बाद देखा होगा कि बॉडी जो होती है उसका कलर येलो हो जाता है। तो रीजन वही है कि इन दोनों की मात्रा बढ़ रही है। एक का कलर ग्रीन होता है और एक का येलो। पॉज तो नहीं हुआ वीडियो? नो मैम। चलो, तो नॉर्मली ये तो आज का टॉपिक था पोस्टर एवं पाचन। आपके सिलेबस में शायद इतना ही है, इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई हैं। चलिए, कुछ भी ऐसा जो अभी तक ना समझ में आया हो, एनीवन? मैम परजीवी, व्रतोपजीवी, सहजीवी, ये किसके पार्ट बताए थे आपने? विषमपोषी के दो प्रकार होते हैं, दूसरा होता है विषमपोषी। तो ये सभी प्रकार होते हैं विषमपोषी। ओके मैम। मैम ये कोरोना वायरस है, कौन सा वायरस है, आरएनए या डीएनए? इसका तो अभी कंफर्म नहीं है, चेक करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल मॉडिफिकेशन हो रहा है क्योंकि अभी भी इसमें रूपांतरण की प्रक्रिया हो रही है और ये अपने को अभी भी चेंज कर रहा है।
यस अच्छा ठीक है, थैंक यू। वैसे नॉर्मली ये माना गया है कि इसमें आरएनए है डीएनए भी हो सकता और आरएनए है तो कोरोना यहाँ पर कौन सा वायरस है? रेट्रो। वही मैं दो आवाज आ रहा है देखिए। हाँ और कोई? पापा कुछ और कर दी क्या? और कोई क्वेरीज है किसी की? नो मैम। नो मैम कोई क्वेरी नहीं है।